तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कुछ ऐसे अजीबो-गरीब किस्से सुनाएंगे जो शायद आपको कहीं सुनने पढ़ने को नहीं मिले होंगे। डॉन लोगों का, भाई लोगों का बातचीत करने का तरीका, उनका तकिया कलाम, उनका अंधविश्वास या उनका अपना एक जो अकीदा बन जाता है कि मैं ये काम करूँगा तो पकड़ा नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके साथ साथ उनकी अंदर की पर्सनल गलतियों की खोज करते करते पुलिस वाले उन तक कैसे पहुंच जाते थे, या अपने ही तकिया कलाम से वो कैसे जाल में आ जाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड का इतिहास भरा हुआ है कि कैसे उस आदमी के बोल बचन से या उसकी आदतों का पीछा करते करते पुलिस वाले उन तक कैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे एक अपील है, ध्यान से सुनना इसको। 3 दिन पहले मेरा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया था। किसी ने मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक किया पहले, और उसके बाद एक एक करके मेरा डाटा जो था, पर्सनल डाटा नहीं, मेरी जो मोबाइल में मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फीड की होती है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये वो प्रोफाइल, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन मेरी जो प्रोफाइल फ़ोटो थी और एक दूसरी अंदर जो एक फ़ोटो लगाई थी, वो दोनों चेंज करके किसी शख्स ने अपनी फ़ोटो लगा दी और फेसबुक पे चला दिया और नीचे लिख दिया न्यू प्रोफाइल ऑफ बलजीत परमार। तो मुझे इमीडिएटली दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपकी प्रोफाइल पे किसी और ने अपनी फ़ोटो लगा ली है। जैसे ही मैंने उसका करेक्टिव एक्शन लेना शुरू किया अपने दोस्तों की मदद से, मुझे देश विदेश से लोगों को फ़ोन आए कि आप ऐसे कीजिए। मैंने इमीडिएटली एक पोस्ट अपने उस अकाउंट से, क्योंकि अभी प्रोफाइल अंदर जो थी वो मेरी थी, अबाउट इन्फो, तो मैंने फटाफट एक पोस्ट डाल दिया कि माई अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, और ये शख्स जिसकी तस्वीर मैं साथ में छाप रहा हूँ ये फेक आइडेंटिटी है, इसके साथ किसी किस्म का कोई वास्ता ना रखा जाए, इसके साथ डील नहीं करना। तो मुझे लोगों ने सजेशन दी कि आप ऐसे ऐसे करके इन्फॉर्मेशन में जाइए, इस फॉर्मेट में जाइए, इसको ये कीजिए वो कीजिए। जैसे ही मैं उसको ठीक करने लगा अपने दोस्तों की मदद से, तो एक एक करके सब चीज़ें हैक होने लगी। मेरी पूरी की पूरी फ़ोटो गैलरी उड़ गई। इस तरीके से मोबाइल में गड़बड़ हुआ। उस आदमी ने पता नहीं क्या किया, कैसे किया। पूरी फ़ोटोग्राफ्स, मेरे पूरे जो कॉन्टैक्ट नंबर थे 3,500-4,000 के करीब, जो इतने सालों से मैंने इकट्ठे किए थे, वो सब खत्म हो गए। और उसके साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा मैसेंजर अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, सब के सब गड़बड़ हो गए। कभी ओपन होते थे, कभी नहीं होते थे, ओपन होके जंप करते थे, कभी कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था। यार अल्टीमेटली मुझे वो फ़ोन एक IT एक्सपर्ट्स के पास लेके जाना पड़ा। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर उसका रिपेयर शॉप थी। मैं उसके पास गया तो पूरे का पूरा फ़ोन को बूट करना पड़ा, रीफॉर्मेट करना पड़ा। उसमें मेरी सब तस्वीरें गई। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपने पिछले 2-2.25 साल में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई तस्वीरें भेजी थी, जिसमें अरुण गवली की, छोटा राजन की, दाऊद की, छोटा शकील की, इस किस्म के और बहुत सारे लोगों की। गुजरात से एक दोस्त ने, किसी ने मुझे बहुत सारी तस्वीरें भेजी थी गुजरात के गैंगस्टर्स की। तो मैं आप सबसे एक बार फिर अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग जो मुझे पहले तस्वीरें भेजते थे, टेलीफोन नंबर वही है, अब मैंने उसको बहुत सिक्योर किया है, और अब मैं उन फोटोग्राफ्स का एक सेपरेट पोर्टल बना के अपनी ईमेल भी रखूँगा। लकीली मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो सब रिट्रीव हो गए, क्योंकि वो मेरी
ईमेल में सेव थे। तो आगे से मैं ज़रूरी फ़ोटोग्राफ जो हैं वो ईमेल में भी सेव करके रखूँगा, लेकिन अभी फ़ोटोग्राफ बहुत ज़रूरी हैं। तो आप प्लीज़ एक बार दोबारा अपने अपने वो सब तस्वीरें मुझे एक बार फिर भेज दीजिए, और साथ में किसकी तस्वीर है नाम ज़रूर लिख के भेजना, क्योंकि पूरा डाटा मेरा जो था पुराना वो ख़त्म हो गया। तो ये मेरी बेनती याद रखना, आने वाले 2-4 दिन में जब आपको वक्त मिले समय निकाल के वो तस्वीरें मुझे दोबारा भेजनी शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं लोगों के, अंडरवर्ल्ड के लोग जिनके नाम से लोग डरते थे, वो वो किससे डरते थे? आपने मुंबई के लोगों ने नाम कम सुना होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोगों ने एक राजवीर सिंह का नाम जरूर सुना होगा। संजय गांधी, राहुल गांधी का चाचा, राजीव गांधी का छोटा भाई, इंदिरा गांधी का छोटा बेटा, वो कोई कम आदमी नहीं था। बहुत सारे उल्टे सीधे आदमी उसके साथ जुड़े हुए थे। उनमें से एक राजवीर सिंह था। बहुत तगड़ी पर्सनालिटी, चौड़ी छाती, बड़ा डेयरिंग किस्म का आदमी, किसी की परवाह नहीं करता था, किसी की मर्सिडीज गाड़ी छीन लेना, किसी की और बड़ी गाड़ी छीनना, किसी की जीप, किसी भी जाके दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के रेस्टोरेंट में बैठ जाना और अपने बल के बूते से 5-4 बदमाश मेरा साथ रखता था, हथियार रखता था। वो राजवीर का नाम अभी आप किसी पुराने लोगों से पूछोगे आपको पता चल जाएगा। तो कभी भी 3-4 दिन से ज़्यादा एक गाड़ी नहीं रखता था। एक गाड़ी किसी की छीन ली, फ़ोन करके मंगवा ली। अब पीछे अब संजय गांधी का नाम था तो उसके साथ पग्गा कौन ले, सब लड़ते थे, बोलता नहीं था कोई। तो एक बार मैं उसको किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरी उसकी दिल्ली में मुलाकात हो गई। मैं किसी अपने जर्नलिज्म के चक्कर में दिल्ली गया हुआ था कुछ दोस्तों के थ्रू। तो बात चली राजवीर की, मैंने नाम बहुत सुना था। मैंने कहा यार देखो उससे मुलाकात हो जाए तो बीइंग पंजाबी जब हमारी मुलाकात हुई, वो पंजाब भवन में मुलाकात हुई हमारी, जो पुरानी बिल्डिंग थी, अब तो नई बिल्डिंग बन गई। वहाँ पे मुलाकात होती है। तो मुझे चंडीगढ़ आना था दिल्ली से अपने माता पिता को मिलने। तो उसके दिल में पता नहीं क्या आया, बोला चलो मैं आपको, आप कहाँ बस में जाओगे, मैं भी चंडीगढ़ घूम आता हूँ, आपको छोड़ दूँगा। तो राजवीर गाड़ी चलाने लग गया, मैं आगे बैठ गया। पीछे वाली सीट पे उसके 3 हट्टे कट्टे आदमी, एक बहुत लंबे कम का कद का सफ़ेद पगड़ी वाला, जैसे कांग्रेस के लीडर होते हैं उस किस्म का आदमी था। बाद में मुंबई आके मुझे कई बार मिला भी। उसका नाम वही मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा हट के नाम था उसका, कॉमन किस्म का नेम नहीं था। जैसे महाराज होता है, महाराज सिंह या महताब सिंह, कुछ इस किस्म का कोई नाम था। क्रिश्चियन औरत के साथ उसने मैरिज की थी। लव अफेयर के बाद मुंबई में रहा काफ़ी देर, एंटोपिल में आके काफ़ी बार। तो राजवीर सिंह का तकिया कलाम था महाराज करवाने वाला है। पंजाबी में कहता था महाराज कराने वाला है, हिंदी में कह लो तो भगवान कराने वाला है। कभी उसको पूछो कि वो आपका काम हो गया, जी हाँ बस भगवान करवाने वाला है। तो हर बात पे 2-3 सेंटेंस के बाद उसके मुंह से सिर्फ भगवान करवाने वाला निकलता था। अब मैं आगे बैठा हूँ, मर्सिडीज गाड़ी सफ़ेद कलर की वो चला रहा है, और इतनी स्पीड पे चला रहा है जैसे बहुत चैंपियन ड्राइवर चलाते। कोई रफ नहीं चला रहा था, ऐसे नहीं था कि रिस्क ले रहा था, लेकिन स्पीड बहुत थी। तभी सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी, सिंगल रोड थी, सामने से ट्रक आ रहा है, बस आ रही है और गाड़ियाँ आ रही हैं, और उनके साथ कैसे निकालता था गाड़ी। तो मुझे थोड़ा घबराहट होने लगी कि ये आदमी, इनका तो लाइफ ऐसी है, मैं तो अभी अभी, मेरी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, ये कुछ ना कुछ पंगा नहीं हो जाए कहीं। तो मैंने उसको अचानक उसका ध्यान, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसको पूछा। मैंने कहा राजवीर, आप इतना गाड़ी तेज़ चलाते हो, रिस्क
लेते हो इतना, तो आपको कहीं डर नहीं लगता कि कुछ हादसा हो सकता है? तो मैंने कहा, तो चुप रहा थोड़ी देर। थोड़ा आगे जाके बोलता है कि जो होना है वो तो होके रहना है। तो चुप। फिर थोड़ी आगे जाके उसको लगा कि उसने बात का जवाब बराबर नहीं दिया। मुझे बोलता है, परमार साहब, मैं 18 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मेरे मुंह से अचनचेत अचानक निकल गया, भगवान करवाने वाला है। आप मानोगे नहीं, उसने तभी ब्रेक लगा दी गाड़ी की, साइड में खड़ी किया, और वो सरदार जी जो पीछे बैठे थे, लंबे कद के सफ़ेद पगड़ी वाले, उनको बोला आप गाड़ी चलाइए। पहली बार मुझे किसी ने एहसास दिलवाया है कि भगवान एक्सीडेंट भी करवा सकता है। उसके बाद उसने वो सेंटेंस बोलना छोड़ दिया। आप हैरान हो गए इस बात। कुछ दिनों, महीनों के बाद, 3-4 महीने के बाद पता चला कि उसका एक गैंग रेवलरी में मर्डर हो गया। तो इस किस्म के लोगों का जीने का तरीका, तौर तरीका, उसके उस डायलॉग से जिससे लोग डरते थे, वो डायलॉग जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो खुद मर गया। इसी तरह मुंबई में वरदराजन मुडलियार का साइन कोलीवाड़ा एरिया का सबसे बड़ा दादा दर्शन कुमार ढल अलियास टिल्लू उस्ताद, उसको हाथ मलने की आदत थी। ऐसे ऐसे करता रहता था हाथ में, और तकिया कलाम तो उसका जय माता दी। कोई आदमी उसको मिलने आए, जय माता दी। उसके जितने चेले, बदमाश, चाकूबाज, छुरेबाज, लड़ाई झगड़े करने वाले, हफ्ता इकट्ठा करने वाले, जुआ क्लब चलाने वाले, दारू का धंधा चलाने वाले, सब जय माता दी। और हर साल वो आदमी वैष्णो देवी वाली माता का एक गुफा बनाया करता था, एक फिल्म इंडस्ट्री के सेट डिज़ाइनर को बुला के, बिल्कुल उसका रेप्लिका, जिस किस्म का मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर, उसी किस्म का छोटे किस्म का मंदिर बनाता था। और लोगों को उसी तरह उस गुफा से निकल के जाना पड़ता था, जिस किस्म का छोटा सा दरवाज़ा। मैं तो कभी गया नहीं, देखा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि वैष्णो देवी में छोटी सी गुफा के उस अंदर जाना पड़ता। उसी की एक कॉपी ये आदमी साइन कोलीवाड़ा नाका पे लगाता था, रेलवे लाइन और हज़ारा होटल के बीच में जो खाली जगह थी, दोनों तरफ दुकानें थी, वहाँ पे वो बनता था। तो माता का भगत था, इसलिए जय माता दी। किसी ने आके बोल दिया वो आदमी मर गया, जय माता दी। उसका पैसा आ गया, जय माता दी। और जब झगड़े वाली बात होती थी, किसी को डराना धमकाना होता था, वो आदमी आया, वो आके बोलता था जय माता दी, तो टिल्लू साहब भी जय माता दी, लेकिन साथ के साथ गाली माँ बहन की। पहले जय माता दी, बाद में गालियाँ कि तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो गया, 3 दिन से तुम्हें मैसेज भेज रहे हैं, तू आया नहीं। वो आदमी बेचारा डर जाता था। जो लेना देना करना करके फिर जाते हुए फिर बोल देना जय माता दी। वो आदमी बोलते जय माता दी। लेकिन एक अफसर आ गया वहाँ पे, जिसने उसके खिलाफ, वाई.सी. पवार, वो किस्सा मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूँ, आज रिपीट नहीं करूँगा। एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया उसके खिलाफ, और वो ग्रुप था जो इस पंजाब से लोग गए, आज का जो हमारा पंजाब है। टिल्लू उस्ताद के जितने फॉलोअर थे वो पंजाबी थे, जो 1947 में पाकिस्तान से रिफ्यूजी जो आए थे, तो वो पंजाबी थे, लेकिन उनको रिफ्यूजी पंजाबी बोलते थे। इन पंजाबी लोग, जो इस पंजाब के लोग वहाँ गए थे, उनमें से 25-30 लड़कों का एक ग्रुप पुलिस की मदद से खड़ा किया गया, दर्शन कुमार ढल अलियास टिल्लू उस्ताद की दादागिरी खत्म करने के लिए। और इसका डर लोगों के दिलों से निकालने से, क्योंकि हर आदमी टिल्लू उस्ताद को देख के जय माता दी बोलता था, और उसका भाई, भतीजा, भांजा, दूर का रिश्तेदार, उसका चमचा, कोई भी क्रिमिनल, सबको देख के लोगों को जय माता दी बोलना पड़ता। तो जब ये सरदार लोगों का, पंजाबी लोगों का ग्रुप आया,
उन्होंने तोड़ना फोड़ना शुरू किया। टिल्लू उस्ताद के लोगों के अड्डे तोड़े, गाड़ियाँ तोड़ी, आग लगाई, तो काफ़ी दहशत का माहौल क्रिएट हुआ। तो उस ग्रुप ने अपना तकिया कलाम रख लिया, जय बाबे दी। अब लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। अब टिल्लू उस्ताद का बंदा सामने आ जाए तो जय माता दी बोलते थे। सामने से पंजाबियों का ग्रुप आ गया, 10-12 आदमी हॉकी स्टिक हाथ में लेके, तो उनको जय बाबे दी बोलते थे। तो ये बड़े 2 साल तक ये माहौल चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली टिल्लू उस्ताद का अड्डा धंधा अब बंद हुआ, मुंबई छोड़ के भागना पड़ा। टिल्लू उस्ताद के सारे बड़े जो कारिंदे थे वो एरिया छोड़ के भाग गए, और अल्टीमेटली लोग वहाँ पे जय बाबे दी कहने लग गए। तो ये अंडरवर्ल्ड के लोगों का अपना अपना तरीका हो गया, और अपनी इसी किस्म की इनकी खास आदतें बन जाती हैं। वो आदतें नहीं छोड़ सकते, और उन आदतों की वजह से ही बहुत बार बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं। एक बहुत शातिर क्रिमिनल था, बहुत बड़ा चोर, बहुत शातिर, ताला तोड़ने में, घर में चोरी करने में, और घर के लोग सोए हुए भी हैं घर में तो भी इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी को आहट तक नहीं होती थी। अब उस चोर को पकड़ना होता था तो पुलिस को कोई हुलिया पता नहीं, रात को निकलता था घर से, और सुबह सूरज की रोशनी होने के पहले पहले अपने 3-4-5 जगह पे चोरियां करके कीमती सामान चुरा के गायब हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस को एक क्लू उसके बारे में मिला, जो एक आदमी जेल में उसके साथ सज़ा काटी थी एक समय पर। उसने पुलिस को बताया कि इस किस्म की चोरियां करने वाला ये मोडस ऑपरेंडी जो है, ये उस शख्स की हो सकती है जो कुछ साल पहले मेरे साथ जेल में था। अब उसका वो हुलिया बताया उस आदमी ने कि इस किस्म का आदमी है, इतनी हाइट है। तो कुछ लोगों ने, जिनके घर में चोरी नहीं हुई थी, लेकिन उस रात को कहीं कहीं होता है, कई बार आदमी फिल्म देख के आ रहा है तो एक आदमी उसके सामने से निकला, तो ऐसे 4-5 लोगों ने डिफरेंट एरियाज में उस लोकेलिटी की एक अनजान आदमी देखा था, और उन्होंने अपनी याददाश्त से जो पुलिस को हुलिया बताया वो उस हुलिये से मिलता था जो उस सज़ा याफ्ता आदमी ने पुलिस को दिया था। अब उसके मुताबिक इस आदमी ने जेल में कुछ ऐसे किस्से सुनाए थे कि उसका काम तो रात का काम है, वो दिन में घर से बाहर नहीं निकलता। अब घर से बाहर निकलोगे नहीं तो आपको पहचानेगा कौन? अंधेरे में निकलते हो तो आपको कोई देखता नहीं। लेकिन उसने ये बात बताई कि जेल में वो आदमी रात को सोने के पहले एक छोटी सी घंटी हाथ में लेके शिव जी की पूजा किया करता था। बम भोलेनाथ, बम भोलेनाथ, और घंटी बजाता था, कुछ मंत्र पढ़ता था, और बहुत हल्की आवाज़ में, कोई शोर शराबा नहीं डालता था। इसी तरह सुबह जब वो अर्ली मॉर्निंग उठता था अंधेरे में, तो भी उठ के हाथ मुंह धो के वो फिर उसी किस्म का एक छोटा सा भजन 4-5 मिनट के लिए करता था। वो छोटी सी घंटी, टल्ली जिसको बोलते हैं, जो मंदिर में पुजारी भी बजाते हैं, उस किस्म की वो रखता था, पित्तल की छोटी सी। जेल वालों ने भी अलाउ कर रखी थी कि चलो भगवान का नाम लेता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये आदत को लेके पुलिस ने उस इलाके में जहाँ उनको कुछ लगा यहाँ ये आदमी हो सकता है, 3-3.5 महीने की मशक्क़त पुलिस को करनी पड़ी, मुंबई की क्राइम ब्रांच को। वो रात को जाके एक एक घर के बाहर अलग-अलग पुलिस वाले, जब रात सोने का समय होता है, मुंबई में आपको मालूम होगा लोग बहुत लेट सोते हैं, शोर शराबा बहुत होता है, तो वो घरों की खिड़कियों के पास खड़े होके या दरवाजे के पास खड़े होके सिविल में या लोकल अपने खबरियों को लेके, जिनको पता होता था कि जो पुलिस वाला है, तो वो घंटी बजने की आवाज़ सुनने की कोशिश करते थे कि किस घर से ये आवाज़ निकलती है। अब झोपड़पट्टियों में कोई पक्की दीवारें तो होती नहीं थी, लकड़ी की पत्रे की दीवारें होती थी, लेकिन वो इतने तरीके से करता था, पता नहीं था कि आदमी रहता कहाँ है।
झोपड़पट्टी बहुत बड़ी, संगम नगर की बहुत नई नई डेवलप हुई थी। तो एक दिन उनको एक झोपड़े से, जो थोड़ा बाकियों से अच्छा बना हुआ था, और उसके पीछे खाड़ी थी बहुत बड़ी, मार्श लैंड, जो काफ़ी दूर तक जाती थी समुद्र तक। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरीज हैं उस थोड़ा आगे जाके। तो उस कॉर्नर में वो पीछे बैठ के खाड़ी की तरफ वो अपनी पूजा करता। तो रात को तो पुलिस वालों को आवाज़ सुनाई नहीं देती थी कि माहौल में, एटमॉस्फेयर में कुछ और आवाज़ें भी होती हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग एक दिन उनको एक झोपड़े में से वो बेल बजने की हल्की सी आवाज़ आई। तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो कंफर्म करना चाहते थे। दूसरे दिन फिर रात को और सुबह उसी टाइम पे पुलिस वालों ने वॉच रखी, और दूसरे दिन फिर उसी तरह से हल्की सी घंटी बजने की आवाज़ आई और किसी आदमी के भजन पढ़ने की आवाज़ आई। अब पुलिस का रोल कंफर्म हो गया। उन्होंने इशारे से अपने लोगों को बुलाया, वो झोपड़पट्टी का दरवाज़ा तोड़ा और उस आदमी को पूजा पाठ करते ही पकड़ लिया। उस आदमी से 182 चोरी के केस मालूम पड़े। लंबी सज़ा भी हुई, बाद में छूट भी गया, कहा गया किसी को पता नहीं, लेकिन अपनी वो घंटी बजाने की हरकत से वो आदमी पकड़ा गया। तातिया, मीरा रोड का तातिया, हमने एक एपिसोड बनाया था, आपने देखा भी था, वो 3-4 लाख के करीब चल चुका है आज के दिन में। मीरा रोड का तातिया, उसकी आदत थी कि बिना बिसलेरी वाटर के खाना नहीं खा सकता था, पानी नहाता भी उसी के साथ था। उसको कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, आम नल के पानी से नहीं नहा सकता था। वो बिसलेरी की बोतल खरीद के काफ़ी मात्रा में पानी खरीदता था और उसी से अपना हल्का नहाना, साफ करना बदन, और वही पानी पीना, उसी से खाना बनाना, नल का पानी इस्तेमाल नहीं करता था। तो जब उसको पुलिस ढूंढने लगी तो वो आदमी मीरा रोड का एरिया छोड़ के, बहुत शातिर डॉन था, बहुत बड़ी फैमिली थी, रिश्तेदार बहुत थे, और सबके सब बदमाश, एक आध को छोड़ के। औरतें भी उनकी काफ़ी एक्टिव थी इस फील्ड में। लेकिन पुलिस को जब पता चला कि ये आदमी कहीं ना कहीं जहाँ छुपेगा, तो उससे एक ही बात मालूम करनी है कि पानी इतना बिसलेरी का कौन खरीदता है। तो पुलिस ने अपने खबरी, जहाँ जहाँ उनको खबर मिलती थी, उस गांव में हो सकता है, उस शहर में हो सकता है, उस इलाके में हो सकता है, वहाँ अपने खबरियों को एक्टिवेट करते थे कि दुकान वालों से जाके इंक्वायरी करते रहो कि कोई आदमी एक दिन में 10, 15, 20 बॉटल या एक बिसलेरी का कैन, बड़ा जो होता है 10 लीटर का, 15 लीटर का, इस किस्म का बल्क में पानी कौन खरीदता है बिसलेरी का। तो ये कवायद चली 8 महीने, आप मानोगे नहीं। उसके आसपास के पड़ोस वालों को नहीं पता कि इतना शातिर अपराधी ऐसे 10-12 मर्डर के केसेस में इन्वॉल्व हमारे साथ रह रहा है। लेकिन एक दिन एक दुकान वाले से पता चल गया कि एक आदमी कुछ महीनों से यहाँ रह रहा है और रोज़ उसके पास 2 पानी के बिसलेरी के बड़े जो जार हैं वो लेके जाता है। हमें आदमी डिलीवरी नहीं करने जाता, वो खुद आके लेके जाता है और साइकिल के पीछे रख के लेके जाता है। अब वो आदमी जो मीरा रोड में गाड़ियों पे घूमता था, बॉडीगार्ड लेके घूमता था, यहाँ पे वो अपना पानी जो है वो साइकिल पर रख के लेके जाता है। तो अल्टीमेटली जब उस पर वॉच रखी गई, निगाह रखी गई, तो वही मीरा रोड का तातिया निकला जिसको उसकी बिसलेरी पानी की कमज़ोरी ने पकड़वा लिया। दोस्तों, इसी किस्म का एक और चोर था जिसको जो एंटीना चोर कहते थे। वो ज़माना था जब टेलीविज़न के लिए छतों के ऊपर एंटीना लगा करते थे। वो एल्युमिनियम के होते थे, उसमें कुछ तार वार ऐसी होती थी जो बिक जाती थी रद्दी के भाव में, बाज़ार में अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, और एंटीना की डिमांड बहुत थी। तो चोर लोग अक्सर एंटीना चोरी करके
बेच देते थे रद्दी वालों को, रद्दी वाले आगे उसको सेकंड हैंड एंटीना बता के बेच देते थे, ठीक करवा के अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। और वो शख्स चोरी दिन में करता था, रात को कभी नहीं, लेकिन हर चोरी उसकी जो थी एक ही दिन करता था हफ्ते में। वो दिन उसने इसलिए चुना कि उस दिन, दैट गिवन डे, शायद बुधवार का दिन था, बहुत सी महाराष्ट्रियन फैमिलीज व मुंबई के रहने वाले लोग सिद्धिविनायक टेम्पल जाते हैं सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के दर्शन के लिए रोज़। कुछ लोगों ने ये मन्नत मानी होती है कि मैं 40 दिन या 2 महीने या 90 दिन रोज़ आऊँगा, या 1 हफ्ता या 10 दिन, कुछ भी जो आपने माना। बहुत से लोग ऐसी मन्नत मानते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी कई बार मन्नत मानी और सुबह सुबह अपने परिवार के साथ जाया करते। अब जिस एरिया में एंटोफिल में वो चोरी करता था गवर्नमेंट कॉलोनी में, वहाँ से वो पहले पूरा हफ्ता 6 दिन निगाह रखता था कि कौन से घर में से कौन सी फैमिली सुबह अर्ली मॉर्निंग में घर से निकलती है, और वो भी देखता था कि इस घर में से ये अकेले लोग जाते हैं या पूरी फैमिली जाती है, या उस घर में कितने लोग रहते हैं। अब जब लोग चले जाते थे तो ये वायरिंग जो एंटीना की होती थी वो खिड़की में से बाहर निकल के ऊपर जाती है, तो छत पे, टेरेस पे, तो पता चल जाता था कौन से घर का एंटीना कौन सा है। तो तभी ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, लोग महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, बिना एंटीना के गुजारा नहीं, टीवी में आता कुछ नहीं था। तो ये शख्स, जो लोग मंदिर जाते थे, उनका उसी समय अर्ली मॉर्निंग जाके उनके पड़ोसियों को जाके दरवाज़ा नॉक करता था कि ये आपके पड़ोसी घर पे नहीं है, उनका एंटीना ख़राब हो गया है, बुलाया था, तो आप कहें तो ठीक कर दें। तो कहते थे हाँ कर दो, उनको क्या एतराज़, पड़ोसियों को आके पूछ रहा है घर से खुद, उसको पता है कि घर में कोई नहीं है, वो तो मंदिर गए हैं। तो आदमी टेरेस पे जाके वो एंटीना उतार लेता था और एंटीना लेके सीढ़ियाँ उतर के चले जाना। ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 4 माले की, वो लेके आराम से चले जाना। और एक रात में उसी 3-4 घंटे में वो आदमी 8-10 एंटीना चोरी कर लेता था, अपनी एक हफ्ते की जो रैकी की होती थी। अब इतने एंटीना चोरी होने लगे वहाँ से, पुलिस ने वॉच रखी, सब किया, लेकिन पता नहीं चले ये आदमी कब आता है कब जाता है। अल्टीमेटली जब लोगों की कंप्लेंट्स को स्टडी किया पुलिस ने, तो मालूम पड़ा कि सब के सब चोरियां बुधवार की सुबह को हुई हैं। वो लोगों ने बताया कि जब वापस आके उन्होंने खबरें सुनने के लिए टीवी चालू किया तो नहीं हुआ, कल रात को बराबर चल रहा था। उसके बाद जब ऊपर जाके देखा तो एंटीना गायब है, और एक बिल्डिंग से एक ही चोरी करता था। वहाँ पे तकरीबन 300-400 बिल्डिंगें थी, उसके पहले किसी और एरिया में ऑपरेट करता होगा। तो जब पुलिस को ये महसूस हुआ कि सबकी सब शिकायत बुधवार को ही आई है चोरी की, कोई और टाइम भी कोई 9 बजे 10 बजे जब लोग वापस आके आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके बच्चों को स्कूल भेज के टीवी चालू करते हैं तो चालू नहीं हो रहा, कुछ आ नहीं रहा, स्क्रीन पे डॉट्स आ रहे हैं। तो पुलिस को ये पक्का पता चल गया कि ये सब चोरियां अर्ली मॉर्निंग बुधवार को होती। उसके लिए एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया कि आप सिर्फ सुबह ये 3-4 घंटे घर में आपको नहीं पता चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेरेसेस पे 1-1 2-2 पुलिस वाले बैठा दिए। 11 दिन के बाद एक बिल्डिंग की टेरेस से वो आदमी एंटीना चोरी करता पकड़ा गया। मालूम पड़ा कि 700 के करीब एंटीना उसने, जो 7 सेक्टर थे उस कॉलोनी के, वहाँ से चोरी किए हुए। तो दोस्तों ये चोरों की कहानियाँ, क्रिमिनल्स के तरीके, मोडस ऑपरेंडी। और इसी तरह एक और बहुत बड़ा गिरोह था जो ग्रुप बना के चोरी करता था। 10-12 लोग इकट्ठे जाते थे, हाथ में हथियार लेके, दाती, कोयता, चाकू, छुरी, तलवार, डंडा, ये लेके चोरी करते थे। और 4-5
इकट्ठे घरों में एक ही बार बाहर के दरवाजे बंद कर देते थे और खिड़की में से तोड़ के अंदर जाना, जो ऊपर के कौले छत जो होती है वो तोड़ के अंदर जाना और चोरियां करके निकलना। जिस घर में चोरी करते थे उसका दरवाज़ा खुला रखते थे और जिसके दो पड़ोसी थे उनका बंद कर देते थे बाहर से, ताकि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आए। बड़ी अजीब उनकी मोडस ऑपरेंडी थी, खतरनाक ट्राइबल गैंग था। जब उनके पीछे पुलिस लगी, कोई सुराग नहीं मिला, तो वही एक किसी आदमी ने खबर दी कि वो आदमी चोरी करने के बाद किराए पे टेम्पू लेके 10-12 लोग अपनी फैमिलीज के साथ शिरडी साईं बाबा नासिक के पास मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे कुछ अपना हिस्सा चोरी का वहाँ चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। तो दोस्तों, पुलिस ने, क्राइम ब्रांच, एक स्पेशल टीम तैयार की और उनको भेष बदल के साधु वाधु बना के शिरडी के मंदिर के बाहर पोस्ट कर दिया। 3-4 अलग अलग स्पॉट बना के, कोई रेडी लगा के बैठ गया, कोई साधु बन के बैठ गया, इस तरीके से कोई जहाँ गाड़ियाँ टेम्पू खड़े होते थे आके वहाँ एक टीम बैठा दी। 10-11 टीम पुलिस ने तैयार की, 3-3, 4-4, एक ऑफिसर और 3-4 कांस्टेबल साथ में, 40-45 लोग लगाए और 1 महीना बीत गया। वो परिवार जहाँ वो टेम्पो जिस किस्म के लोगों की उनको उम्मीद थी आने की, वो नहीं आए और पुलिस ने अपनी इंक्वायरी चालू रखी थी। पता चला कि इन दिनों में उस किस्म की मोडस ऑपरेंडी वाली चोरी हुई भी नहीं है। अब ये इंतज़ार की बात थी किसमें कितनी पेशेंस है, लेकिन पुलिस वालों ने वो अपना धरना वहाँ पे मंदिर के बाहर शिरडी के साईं बाबा नासिक शिरडी में वो जारी रखा। आप मानोगे नहीं, 3 महीने के बाद उस किस्म के जो लोग जिनको ढूंढ रहे थे वो एक उसी किस्म के टेम्पो में आए, 15-20 लोग, 10-12 आदमी, औरतें, बच्चे। तो उनके पीछा करके निगाह रख के जो लोग जिन्होंने खबर दी थी कि इस किस्म के लोग हैं, उनसे कंफर्म करने के बाद जब वो अपना चढ़ावा साईं बाबा की मूर्ति के सामने जो भी सिस्टम होगा वहाँ पे जब रखा उन्होंने, जिसमें कुछ गहने भी थे, कैश था, तो वहीं से बड़े तरीके से पुलिस वालों ने उनको उठाया। मंदिर के जो ट्रस्टीज थे उनसे बात करके वो चढ़ावे की आइटम्स वहाँ से ली और वो लेके उनको वापस मुंबई लाए। जिन लोगों की चोरी की शिकायत थी उनको बुलाया गया तो मालूम पड़ा कि उनमें से 3 घरों में से चुराए हुए जो छोटे मोटे गहने थे, कुछ चूड़ी थी, कुछ चेन थी, उस किस्म का उन लोगों ने पहचान लिया कि ये गहने तो हमारे हैं। तो इस तरीके से चोरों का, लोगों का बातचीत करने का तरीका, गैंगस्टर्स की अपनी कवायद, उनका तकिया कलाम, ये साथ के साथ जुड़ते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बार फिर आपको याद करवा दूं कि फ़ोटोग्राफ भेजना मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद एक बार फिर।